नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज के फ्रेश एपिसोड में मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम सिविल सर्विसेज के अंडर इंडियन फॉरेन सर्विस को जानेंगे कि इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए आपकी रैंक यूपीएससी एग्ज़ाम में मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जो स्टूडेंट इस सर्विस को चुनते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कितने दिन की होती है और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, और इन सब के अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस का रैंक स्ट्रक्चर भी जानेंगे कि सबसे स्टार्टिंग पोस्ट कौन सी होती है और सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है। तो दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में आप सबको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इंडियन फॉरेन सर्विस की फुल डिटेल्स के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए क्विक रिमाइंडर के तौर पर, इससे पहले हमने सिविल सर्विसेज के अंडर आईएएस और आईपीएस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, जिन सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी थर्ड सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सर्विस होती क्या है और इस सर्विस का क्या काम होता है। दोस्तों, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, फॉरेन सर्विसेज यानी अपने देश को विश्व के अन्य देशों के साथ राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व अन्य प्रकार के संबंधों को सुगम बनाना। इसके अलावा जिन भी देशों में इंडियन एम्बेसी है, उस देश के साथ भारत का कोऑर्डिनेशन बनाए रखना और उस देश में रह रहे भारतीयों की भी सहायता करना। यूनाइटेड नेशंस, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या किसी अन्य समिट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, या फिर प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्रियों के उस देश के दौरों के दौरान भारत की सहायता करना। भारत के और उस देश के संबंधों पर भी ध्यान देना, या फिर उस देश में भारतीयों के प्रति विचारों की एग्जैक्ट डिटेल्स भारत को देना। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण काम ये सर्विस करती है। अगला सवाल आता है कि आपको इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो फ्रेंड्स, इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना होता है, जिसके 3 फेज़ होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन फेजेस में आए मार्क्स के हिसाब से आपकी एक रैंक तैयार होती है। रैंक्स के हिसाब से आपको सिविल सर्विस चूज़ करनी होती है, जो इस लिस्ट में से कोई भी हो सकती है। जनरली 100 रैंक तक के कैंडिडेट्स आईएएस और 250 रैंक तक के कैंडिडेट्स आईपीएस चूज़ करते हैं। इसके बाद 350 रैंक तक के कैंडिडेट्स जनरली आईएफएस चूज़ करते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए, जितनी भी रैंक मैंने आपको बताई हैं ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए हैं। SC, ST, OBC कैंडिडेट्स के लिए ये रैंक ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ से इंडियन फॉरेन सर्विस को चूज़ करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होती है, जहां इनका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होता है। ये फाउंडेशन कोर्स सभी सर्विसेज के ट्रेनीज़ को कंप्लीट करना होता है और सभी की ट्रेनिंग यहीं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होती है। चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो या कोई और सर्विसेज हो, सभी का फाउंडेशन कोर्स एक साथ होता है। फाउंडेशन कोर्स 15 वीक्स का होता है। और फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या कराया जाता है, इसके लिए आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद इनकी मेन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसके लिए सभी ट्रेनीज को SSIFS यानी सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, जो न्यू दिल्ली में स्थित है, वहाँ शिफ्ट किया जाता है। ये इंस्टीट्यूट डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर काम करता है। आगे की ट्रेनिंग में ट्रेनी को अलग अलग सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें मेन फोकस डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन थियोरी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ट्रेड, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल लॉ, प्रोटोकॉल्स पर ध्यान होता है। आसान भाषा में कहूँ तो इंडिया का विश्व के विभिन्न देशों के साथ हर विषय में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF या CAPF के साथ अटैचमेंट्स भी कराए जाते हैं, ताकि डिफेंस को भी समझा जा सके। ये ट्रेनिंग टोटल 12 मंथ्स की होती है।
इंस्टीट्यूट पर 12 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर को फॉरेन लैंग्वेज सीखने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए पहले तो ऑफिसर को 20 to 25 डेज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है और बाद में ऑफिसर को उस देश में पोस्टेड किया जाता है जो लैंग्वेज उन्हें सिखाई गई होती है। इसका टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, बट मोस्टली 3 to 4 मंथ्स ही होता है। लास्ट ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर को उनकी पहली पोस्ट और पोस्टिंग मिलती है। तो इस तरह एक स्टूडेंट से IFS ऑफिसर बनने में समय लगता है 15 वीक्स फॉर फाउंडेशन कोर्स, 53 वीक्स फॉर पोस्ट रिलेटेड ट्रेनिंग, 3 वीक्स इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 15 वीक्स फॉर कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज के लिए, यानी जो टोटल समय हुआ वो हुआ 86 वीक्स यानी 1 ईयर एंड 7 मंथ्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने इंडियन फॉरेन सर्विस को समझा। इस सर्विस के लिए कौन सा एग्ज़ाम और कितनी रैंक होनी चाहिए ये जाना। आपने IFS की फुल ट्रेनिंग डिटेल्स को समझा। अब हम IFS ऑफिसर के रैंक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि IFS ऑफिसर बनने के बाद क्या क्या पोस्ट मिलती है। फ्रेंड्स, इंडियन फॉरेन सर्विस में आपको 2 जगह पोस्टिंग मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखें। पहली जगह किसी दूसरे देश की एम्बेसी में और दूसरी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी इंडिया में ही। मैं आपको दोनों को अलग अलग करके समझाता हूँ, दोनों की पोस्ट अलग अलग करके बताता हूँ। पहला, यदि आपको फॉरेन एम्बेसी में पोस्टेड किया जाए तो फर्स्ट पोस्ट का नाम होगा 3rd सेक्रेटरी। ये एंट्री लेवल की पोस्ट होती है जिसे हम ट्रेनिंग पोस्ट भी कहते हैं। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहली पोस्ट किसी भी IFS ऑफिसर को मिलती है वो है 2nd सेक्रेटरी। 2nd सेक्रेटरी से प्रमोट करने के बाद एम्बेसी में ही अगली पोस्ट होती है 1st सेक्रेटरी की। 1st सेक्रेटरी से ऊपर आता है काउंसलर। काउंसलर से प्रमोट करने के बाद बनते हैं मिनिस्टर और मिनिस्टर से प्रमोट होने के बाद डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन या फिर डेप्यूटी हाई कमिश्नर और उसके बाद बनाया जाता है एम्बेसडर या फिर हाई कमीशन। एम्बेसडर फॉरेन एम्बेसी की हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी IFS ऑफिसर के लिए। तो आप यहाँ पे आपने समझा कि एम्बेसी में आप सबसे मैक्सिमम पोस्ट पे पहुँच सकते हैं एम्बेसडर से और स्टार्ट करना पड़ता है आपको 3rd सेक्रेटरी से। अब यदि आपकी पोस्टिंग इंडिया में ही हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर काम करना पड़ता है और उनकी पोस्ट इस प्रकार होती है। पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद होती है असिस्टेंट सेक्रेटरी की। इसके बाद आपको बनाया जाता है डेप्यूटी सेक्रेटरी, उसके बाद डायरेक्टर, उसके बाद प्रमोट करके जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी और उसके बाद सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी से प्रमोट होने के बाद एक IFS ऑफिसर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन सकता है। यहाँ ध्यान दें, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये जो पोस्ट है ये इंडिया में केवल एक पोस्ट होती है और ये किसी भी IFS ऑफिसर के लिए टॉप मोस्ट रैंक होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी तरफ से इंडियन फॉरेन सर्विस की कंप्लीट डिटेल्स। इसके अलावा अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में एक ऑफिसर को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इस सर्विसेज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इन ऑफिसर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, ये सब बातें जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, आज के एपिसोड में मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों।